हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए इंग्लिश का 7th सेशन। अब तक हमने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 6 क्वेश्चंस करे। इसके अलावा 6 क्वेश्चंस हमने पिछले 6 दिनों में ईएसआई में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में भी करे। टोटल हमारे 24 वीडियोस हो चुके हैं। आज हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन अपना ईएसआई का कर चुके हैं, मॉर्निंग का 7th सेशन। आज का सेकंड सेशन है ये, जिसमें हम लोग इंग्लिश का 7th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है द रोल ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इन प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल फिनटेक इनोवेशन इन इंडिया। डायरेक्ट न्यूज आर्टिकल था ये। उस न्यूज आर्टिकल को ही यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में ले लिया गया है। ठीक है, तो हमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का रोल बताना है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता क्या है, ये हम लोगों ने कई बार डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में, फाइनेंस में, इन सब में समझा है। एआई वाले में हमने समझा है कि आरबीआई क्या करता है। उन्होंने एक पायलट के एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में कोई भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग का एक ऑप्शन दिया है। वो आरबीआई ने उसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बोला है। इसके अंदर कोई रिस्क नहीं आएगा, कस्टमर्स का या डिपॉजिटर्स का बेसिकली पैसा नहीं डूबेगा। कोई भी बैंक अपना कोई नया प्रोजेक्ट ला रहा है, उसकी टेस्टिंग करना चाहता है, तो वो आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर कर सकता है। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये रेस्पॉन्सिबल फिनटेक इनोवेशन के लिए है। क्यों? क्योंकि जब हम आईटी इंडस्ट्री बेस्ड अपना पूरा शिफ्ट हो रहे हैं, एआई पे जा रहे हैं, तो उसमें हमें रेस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर का काफी सेंसिटिव डेटा होता है, सारा फाइनेंशियल डेटा होता है। और उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि वो किस तरह से इस जो स्कैमर्स हैं वो उसको मिसयूज कर सकते हैं। तो फिनटेक का यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिनटेक कंपनी ज्यादा इनोवेटिव हैं, ज्यादा नए नए तरह के इनोवेशन ला रही हैं। चाहे वो डिजिटल लोन्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, या कुछ भी हो, तो उनका रोल इनोवेशन में क्या है, उस चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट आई बिलीव आप लोगों को ऑलरेडी पता है, या अब तक पता लग गया होगा इतने सारे क्वेश्चंस करते करते। नहीं पता है तो एक बार रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को आप गूगल कर कर पढ़ लीजिए। फिर भी नहीं समझ आता तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है। सबसे पहले हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को डिफाइन करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कब आया था, उसका इंपॉर्टेंस क्या है इन बैलेंसिंग इनोवेशन विद रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को बेसिकली, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आरबीआई का है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आरबीआई ने किस साल में लॉन्च करा, और वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रेगुलेशन और इनोवेशन दोनों को बैलेंस करके चलना है। फिर हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की वर्किंग बताएंगे। बताएंगे कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसमें नए प्रोडक्ट्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है विद रिलैक्स नॉर्म्स एंड सेफगार्ड। फिर इंडिया का क्या अचीवमेंट है, इंडिया के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे, जैसे यूपीआई हुआ, अकाउंट एग्रीगेटर हुआ, या डिजिटल लैंडिंग हुई, और उनका इम्पैक्ट क्या रहा फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। और बेनिफिट क्या है इसका? फास्टर इनोवेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, बेटर रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग है, और रिड्यूस्ड कंप्लायंस कॉस्ट फॉर फिनटेक्स है। बट जब बेनिफिट्स है तो हमारे पास अलग अलग तरह के चैलेंजेस भी हैं। तो लिमिटेशन और चैलेंजेस की बात करेंगे। लिमिटेशन और चैलेंजेस में क्या है कि लिमिटेड स्केल पर ही इसको देखा जाता है। जब ये एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट किया जाता है, तो उसे बहुत लिमिटेड स्केल पर किया जाता है। सेकेंडली, टाइम बाउंड टेस्टिंग होती है उसकी, डेटा प्रिवेसी के कंसर्न्स होते हैं, और लो पार्टिसिपेशन होता है फ्रॉम स्मॉलर फिनटेक्स। तो ये कुछ लिमिटेशन या चैलेंजेस हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम इसका वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन देंगे, जिसमें सबसे पहले तो यही है कि सैंडबॉक्स को एक्सपेंड करना है। सैंडबॉक्स के एक्सपेंशन की बात करेंगे, क्रॉस रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है जैसे एआई है, ब्लॉकचेन है, उसको डिस्कस करेंगे कि उस पर फोकस करना कितना जरूरी है। और फिर बोला जाएगा कि जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, दैट इज अ पावरफुल टूल फॉर रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन। तो आपका उसके बाद सबसे पहले हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को ही हमने पिछले इनिशियली 2 पैराग्राफ में बताया, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में। थर्ड पैराग्राफ में हमने इंडिया के रेस्पेक्ट में उसे बताया कि कितना सक्सेसफुल रहा है, वो कुछ हाईलाइट्स दी और उनका इम्पैक्ट बताया। फिर हमने बताया कि क्या बेनिफिट्स हैं, फिर हमने बताया क्या लिमिटेशन है। फिर उन लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने वे फॉरवर्ड दिया, और उसके बाद कंक्लूड करते हुए हमने बताया कि इट इज अ पावरफुल टूल। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आंसर का? अब तक आई बिलीव अगर आपको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का बेसिक मतलब नहीं पता था, तो आप लोग गूगल कर कर देख चुके हो, जैसे मैंने कि पिछले स्टेप में कहा था। अगर नहीं देखा, एक बार आंसर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके अंदर तो सारा मैंने डिटेल में बताया ही है। ठीक, चलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की तरफ। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वेयर फिनटेक कंपनीज कैन टेस्ट देयर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद रियल कस्टमर अंडर रिलैक्स्ड रेगुलेटरी नॉर्म्स, बट विद प्रॉपर सेफगार्ड्स. Its main objective is to promote innovation while protecting consumers and maintaining financial stability. The Reserve Bank of India launched its regulatory sandbox framework in August 2019. It plays a very important role in balancing innovation with regulation in India's fast-growing fintech sector.
तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या हुआ, एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हुआ जहाँ पे लिमिटेड कस्टमर्स के साथ में कोई भी कंपनी है या कोई बैंक है, वो अपने नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर रही है। बस यहाँ पे क्या है कि रेगुलेटरी नॉर्म्स का थोड़ा रिलैक्सेशन है, कंप्लायंस बर्डन कम है, अदरवाइज एक्चुअली में तो रेगुलेटरी नॉर्म्स बहुत ज्यादा है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर रेगुलेटरी नॉर्म्स हमारे कम हो जाते हैं, बट इसमें सेफगार्ड या चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर्ली लगे होते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि हम इनोवेट कर पाए वाइल प्रोटेक्टिंग कस्टमर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रख पाए। आरबीआई ने 2019 अगस्त में अपना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करा था, और ये इनोवेशन विद रेगुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक सेक्टर। तो प्राइमरली फिनटेक के लिए है, बट बैंक्स के भी जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं बैंक उन्हें यूज करता है। अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है, इट इज वर्किंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। Fintech submit application under specific theme or cohorts. Selected entities get permission to test their products in a live but limited environment. Norms like customer limits, transaction caps, reporting requirements are relaxed for a fixed period, usually for 3 to 12 months. RBI provide oversight and guidance throughout the testing phase. At the end, successful products can move to full regulatory approval while unsuccessful ones exit safely. This test and learn approach help both innovators and regulators understand risk and benefit before full-scale launch. Recently, RBI has also introduced on-tap application facility and interoperable regulatory sandboxes फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन विद अदर रेगुलेटर्स। यहाँ पे हमने ये बताया कि अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है क्या, हमने उसको बताया है डिटेल में कि वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स काम करता है। कैसे काम करता है कि फिनटेक एप्लीकेशन जो फिनटेक कंपनीज है सॉरी, वो अपनी एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक थीम के अंदर या कोहॉर्ट में आरबीआई को देते हैं कि हम इस तरह का प्रोडक्ट पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हमें चाहिए। कुछ एंटिटीज को उसमें परमिशन मिलेगी जिनका आरबीआई को पिच अच्छा लगेगा, तो वो एक लाइव बट लिमिटेड एनवायरनमेंट में अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकती हैं। उसके अंदर कुछ नॉर्म्स होंगे, जैसे कि कस्टमर लिमिट्स कितनी रहेगी, ट्रांजैक्शन की कैप कितनी रहेगी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगी, वो इनिशियली रिलैक्स कर दी जाती है। और बट कितने टाइम के लिए, एक फिक्स पीरियड रहता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, और उसकी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट 3 से 12 महीने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यूज किया जा सकता है। इसमें आरबीआई का भी ओवरसाइट मिलता है, आरबीआई की तरफ से भी गाइडेंस मिलती है क्योंकि टेस्टिंग फेस है। और एट द एंड जो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुए वो फुल रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए जाएंगे, और अगर कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो आराम से एग्जिट कर देंगे। तो ये एक तरह का टेस्ट एंड लर्न अप्रोच हुई। इससे जो कंपनीज हैं, इनोवेटर्स हैं, उन्हें भी बेनिफिट मिला, उन्हें भी समझ आया किस किस तरह के रिस्क एक्चुअली में हो सकते हैं, और आरबीआई को भी समझ आया कि किस किस तरह का रिस्क है बिफोर द फुल स्केल लॉन्च। आरबीआई ने इसी से रिलेटेड रिसेंटली एक ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी लॉन्च करी है, एक इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जिसके अंदर दूसरे रेगुलेटर्स भी साथ में काम करेंगे, जैसे आपका सेबी हो गया, या फिर आपका एल्डाई हो गया, पीएफआरडीए हो गया, सो दैट बाकी रेगुलेटर्स के साथ भी बेटर कोऑर्डिनेशन रखा जा पाए। फिर इसके बाद की बात आती है कि इंडिया ने क्या अचीवमेंट किया है। इंडिया हैज सीन गुड अचीवमेंट थ्रू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सेवरल कोहॉर्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड सिंस 2019। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड सॉल्यूशंस इन रिटेल पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, एमएसएमई लैंडिंग, डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सक्सेसफुल हुए। Many tested products have been scaled up and contributed to financial inclusion. Example, जैसे डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म में जो इनोवेशन है, ऑफलाइन पेमेंट सॉल्यूशन है, वो रूरल एरिया तक पहुंचे हैं। ब्लॉकचेन जैसी टेक्निक्स पहुंची हैं फॉर वेंडर फाइनेंसिंग। एआई बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट्स होना शुरू हो गया है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दीज हेल्प मिलियंस ऑफ अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड पीपल, ताकि उन्हें फॉर्मल क्रेडिट और पेमेंट सर्विसेज का बेनिफिट मिल पाए। यूपीआई जैसे आइडियाज हैं, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, इन्हें भी सिमिलर टेस्टिंग एनवायरनमेंट के थ्रू या ऐसे ही टेस्टिंग एनवायरनमेंट के थ्रू इन्हें बेनिफिट मिला है, जिसकी वजह से एक्सप्लोसिव ग्रोथ जो हम लोगों ने देखी है यूपीआई ट्रांजैक्शन की। यहाँ पे एग्जाम से पहले वाला एग्जाम आपका जुलाई 25 को है, तो जुलाई में जब जून का करंट अफेयर आएगा ना कि जून की यूपीआई ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, वो एक लाइन हम और डाल देंगे। तब तक अगर कुछ और हमारा अपडेट आता है, अभी तो 2 महीने पूरे पूरे हैं, आधा महीना जुलाई का भी है, कोई और अपडेट आएगी तो इस तरह के आंसर में उस अपडेट को हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसके बेनिफिट्स बताने हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे फास्टर इनोवेशन बाय रिड्यूसिंग एंट्री बैरियर्स फॉर स्टार्टअप्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एंश्योर्ड थ्रू स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड एग्जिट ऑप्शंस, रेगुलेटर्स गेन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, जो कि बेटर पॉलिसीज या सर्कुलर्स बनाने में हेल्प करेगा। कंप्लायंस कॉस्ट जो कि फिनटेक की इनिशियली वो काफी ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि रिलैक्स रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टर्स का और कस्टमर्स का दोनों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है यहाँ पे, और इसके थ्रू जो इंडिया है एक ग्लोबल फिनटेक लीडर की तरफ निकलता आ रहा है, जिस तरह से इंडिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम्स हैं। जैसे आप देखेंगे, हम हर महीने करंट अफेयर्स की अपडेट में आता है, मैं अभी डालता नहीं हूँ करंट अफेयर्स में, बट आप लोगों को दूसरे सोर्सेज से पता तो चलता ही है।
मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि एग्जाम से पहले वाले मंथ का जो डेटा है हमें वो जरूरी रहेगा। हाउएवर इतने बेनिफिट्स के बाद भी कुछ लिमिटेशन और चैलेंजेस हैं। जैसे तो सैंडबॉक्स है वो लिमिटेड स्केल में ही काम करता है विद ओनली फ्यू एंटिटीज सेलेक्टेड पर कोहोर्ट। तो टेस्टिंग जो है वो टाइम बाउंड है, जो कि कॉम्प्लेक्स इनोवेशन के लिए शायद सूटेबल नहीं है। इसके अलावा डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न वो भी हाई है ड्यूरिंग लाइव टेस्टिंग। स्मॉलर फिनटेक या स्टार्टअप्स है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के, उन्हें पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना तो उन्हें प्रॉपरली अवेयरनेस होती है कई बार, या फिर उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। और जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे आरबीआई ने भी इंटर रेगुलेटरी वाला एक फ्रेमवर्क शुरू करा है सैंडबॉक्स का, तो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन रेगुलेटर अभी भी उतना अच्छा नहीं है इन चीजों को लेकर। दे आर स्टिल इंप्रूविंग क्योंकि हर रेगुलेटर के प्रोडक्ट वाइज उसकी अलग अलग गाइडलाइंस है। तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी अभी थोड़ा सा इशू है। वे फॉरवर्ड में बात करें तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आरबीआई जो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का कोहॉर्ट अपना बढ़ाएगा, है ना। आरबीआई शुड एक्सपेंड द सैंडबॉक्स विद मोर फ्रीक्वेंट कोहॉर्ट्स एंड लार्जर कस्टमर लिमिट्स। क्रॉस रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन थ्रू आईओआरएस इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ये इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी वाला है। स्पेशल फोकस देना पड़ेगा टू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, ब्लॉकचेन, ओपन फाइनेंस। कैपेसिटी बिल्डिंग करानी पड़ेगी स्मॉलर प्लेयर्स की, बेटर अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है ताकि जो लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अप्लाई तो करें इस चीज में। कंक्लूजन की बात करें तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है फॉर प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल फिनटेक इनोवेशंस इन इंडिया। It has successfully balanced the need for innovation with consumer safety and financial stability. चैलेंज जरूर एग्जिस्ट करता है, बट इसका अचीवमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंप्रेसिव रहा है। कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर सब कुछ सही रहता है तो सैंडबॉक्स कैन प्ले अ बिगर रोल इन रियलाइजिंग द विजन ऑफ विकसित भारत। क्यों? क्योंकि सिक्योर और डिजिटल इंक्लूसिव फाइनेंस को सपोर्ट कर रहा है। इट प्रूव्स द रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इज पॉसिबल व्हेन रेगुलेशन इवॉल्व्स विद टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन नहीं करना, जो हमारी रेगुलेशन है उसे भी हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवॉल्व करना है। वही इसका मेन कॉन्सेप्ट हुआ। क्लियर हुआ? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अब आई थिंक यहाँ पे समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को गूगल करिएगा और जो चीज नहीं समझ आए मेरे को आप स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पर भेजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी 2027 के लिए भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है क्योंकि काफी सारे बच्चे 2027 वाले हैं जिन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।